हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है 21 जून। आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ टॉपिक्स मैंने आपके यहाँ लिस्ट रखकर रखे हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक्स को हम डीप में स्टडी करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, आप हेलीकॉप्टर देख पा रहे होंगे, तो ये हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। किस रक्षा पीएसयू को अटैक हेलीकॉप्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, 3 ऑप्शन पीएसयू के हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL बोलते हैं। इसको 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर मिला है भारत सरकार द्वारा, ताकि ये हेलीकॉप्टर सप्लाई कर पाए। इसको 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है, जिसमें से 90 इंडियन आर्मी यूज करेगी और 56 यूज करेगी भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। अगर आपको इससे पहले याद हो तो HAL को 97 LCA तेजस MK-1A जेट का ऑर्डर दिया गया था। LCA तेजस MK-1A एक इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड जेट है, यानी भारत ने इसे खुद बनाया है। अगर HAL की बात करें तो ये भारत की बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएसयू है, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। इसके एसेसरीज डिवीजन भी है, जैसे कि लखनऊ में है और भी जगह पे है। और हाल ही में ऑल इंडिया यानी कि AIMA द्वारा, मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा HAL को आउटस्टैंडिंग पीएसयू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू अवार्ड है। पीएसयू का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, कभी कभी इसको पीएसयू बोलते हैं, कभी कभी इसको बोलते हैं CPSE। CPSE मींस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये दोनों नाम एक ही है। ये भारत सरकार की कंपनियां होती हैं, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए 100% टोटल हिस्सेदारी है, तो भारत सरकार की हिस्सेदारी मोर देन 50% होती है। HAL में 70% से ज्यादा भारत सरकार की हिस्सेदारी है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं। आपने अभी प्रचंड का नाम सुना होगा, ये भी इंडिजिनसली बिल्ड हेलीकॉप्टर है, यानी कि HAL ने खुद डेवलप किया। इसके अलावा HAL ऑपरेट करता है ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। रुद्र हेलीकॉप्टर जो है वो स्पाइंग के लिए यूज किया जाता है। ध्रुव और रुद्र लगभग सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। रुद्र का उपयोग ड्रोन की तरह कर सकते हैं और ध्रुव का उपयोग अटैक हेलीकॉप्टर है। इसके साथ साथ प्रचंड भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है, और इसके अलावा इसने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया है, जैसे कि सारस एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं। छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है ये, बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी जिस पे काम कर रहा है, उसका नाम है HAL AMCA। AMCA का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा ये 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे भी काम कर रहा है। 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो स्टील्थ कैटेगरी में आते हैं, उनको रडार पता नहीं लगा सकता है कि वो कहां उड़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। उनकी स्पीड बहुत हाई होती है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है। इस समय फंक्शनल रूप से सिर्फ एक ही कंट्री के पास एयरक्राफ्ट है, वो है F-35, वो है यूनाइटेड स्टेट्स के पास। इसके अलावा 2 कंट्रीज और क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसको अभी वेरीफाई नहीं किया जा सका है, अभी वो कभी युद्ध क्षेत्र में उनको ट्रायल नहीं किया जा सका है। तो एक तो है रशिया का सुखोई 57, और एक है चाइना के पास है, उसका जो नाम है चेंगडू J-20। अगर आप चाहें तो मैं इस जेट्स के बारे में, थोड़ा डिफेंस पीएसयूज के बारे में, थोड़ा डिफेंस के बारे में एक अलग से वीडियो आपके लिए ला सकता हूं। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा नहीं खींचूंगा इसमें, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ये क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इसमें डेजर्ट की जिक्र किया गया है, तो ये क्वेश्चंस आपका मरुस्थल या रेगिस्तान से रिलेटेड होगा। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNCCD द्वारा लैंड हीरो किसे नामित किया गया है? लैंड हीरो एक अवार्ड है, एक सेरेमनी है, एक प्राइज है, तो ये किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिद्धेश सकौरे को दिया गया है। सिद्धेश सकौरे ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए लागत प्रभावी उपकरणों और तरीकों पे काम किया। इन्होंने जैविक कचरे को खाद में बदलने के लिए और अन्य नवीन कचरा प्रबंधन तकनीक पर केंद्र किया है। बेसिकली सस्टेनेबल वेस्ट प्रैक्टिसेस पे काम किया इन्होंने, और UNCCD द्वारा लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है, जिसको लैंड हीरो कहते हैं। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। UNCCD का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। सिंपल है, ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए UN की एक स्पेशल एजेंसी है, जिसको UNCCD बोलते हैं। ये विश्व की एक संस्था है, एक ही मात्र संस्था है जो डिजर्टिफिकेशन पे काम करती है। इसमें ग्लोबल लॉ होता है जो भूमि को शुष्क और अनुपयोगी होने से बचाता है, यानी भूमि बंजर न हो, मरुस्थल में तब्दील न हो, भूमि में उर्वरता बनी रहे, इस प्रकार की चीजों पे कार्य करता है। सरकारों के साथ मिलता है, बिजनेसों यानी व्यवसाय के साथ मिलकर, और नागरिक समाज को एक साथ लाके भूमि के डिजर्टिफिकेशन को रोकता है। मैं आपको बताता हूँ, मिलियंस हेक्टेयर्स जो जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वो रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है, मरुस्थल में कन्वर्ट हो रही है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए मिलकर इन सारे पार्टियों के साथ काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप बिल्कुल मिस न करें, UNCCD का एक अलग कॉन्फ्रेंस होता है, और ये कॉन्फ्रेंस होगा रियाद सऊदी अरेबिया में होगा, लेकिन इसको हम COP16 बोलेंगे। अब मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, 2 COP हो गए, एक हो गया COP16
एक हो गया COP 29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, जिसको COP बोलते हैं, इसको भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। ये होगा बाकू अजरबैजान में, जो कि एक देश है। और COP 16 ये होगा सऊदी अरेबिया यानी कि रियाद में। इस COP 16 डिजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण रोकने के लिए है, और COP 29 एनवायरमेंटल या क्लाइमेट समिट के लिए है। ये दोनों अलग अलग है, इसको जान के रखें, दोनों शहर अलग हैं। UNCCD का जो मुख्यालय वो है बॉन, जर्मनी। कुछ अवार्ड्स मैं आपको बता देता हूं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, जो इसी से रिलेटेड हैं। ग्रीन ऑस्कर या व्हिटले गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया था, ये आसाम की हैं। और ग्रीन नोबेल या गोल्ड इन्वायरमेंटल प्राइज दिया गया था आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला ने बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम किया, किसानों के लिए काम किया, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए काम किया था, तो उनको गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज दिया गया, ग्रीन नोबेल दिया गया। और ग्रीन ऑस्कर जो दिया गया था पूर्णिमा देवी बर्मन को, वो एक प्रकार की एक पक्षी थी, उसके संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये रहा है UNCCD का जो रियाद में होगा, जो सऊदी अरेबिया में है। अभी पिछले 10-20 दिनों में जितने अवार्ड्स हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन आप पास करके पढ़ सकते हैं और हिंदी वर्जन हम साथ में पढ़ते चलेंगे। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया की एक फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट, उसको मिला है प्रेस्टिजियस ग्रांड प्री अवार्ड। ग्रांड प्रिक्स बोलते हैं हिंदी में, लेकिन ग्रांड प्री ही पढ़ेंगे उसको। इसके अलावा न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सान्या मल्होत्रा ने मिसेस एक सिनेमा था उसमें काम किया था, उसकी भूमिका के लिए उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है, और इसको क्या दिया गया है, ग्रैंड प्री अवार्ड दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग यूके यानी कि लंदन की संस्था है, उसके द्वारा जोखिम प्रबंधक का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोले तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और सेबी जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो शेयर या सेबी मार्केट को जो कंट्रोल करती है, उसको दिया गया है द एशियन बैंक के द्वारा बिजनेस रेगुलेटर का बेस्ट आचरण पुरस्कार, यानी कि बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया गया है। अनामिका राजू को भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार इसको दिया गया है निमांस को। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है, ये उसको नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य संवर्धन पुरस्कार 2024 दिया गया है। कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुंबई में एक स्पेशल यूनिट की एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनको यह अवार्ड दिया गया है। फिर से आते हैं 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो द शेमलेस में उनके प्रदर्शन के लिए अनुसुईया सेन गुप्ता को दिया गया है। 2 अवार्ड है, आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा इसको। ये दिया गया था न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, और इस 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड द शेमलेस में अनुसुईया सेन गुप्ता को दिया गया है। बृहत शर्मा स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार, जो कि एक स्पेलिंग चैंपियनशिप होता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे जो एज ग्रुप में, एक सर्टेन एज ग्रुप में होते हैं, उनसे कठिन स्पेलिंग पूछी जाती है, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको अवार्ड दिया जाता है। तो बृहत शर्मा जो कि भारतीय अमेरिकी एक नागरिक हैं, तो उनको अवार्ड दिया गया है। सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह उनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक खास तरह की डॉक्यूमेंट्री पे काम करते थे, जैसे कि टाइगर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री पे काम करते थे, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री पे काम करते थे, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS को इंस्टॉल किया है? ये दिल्ली NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन चुका है जो GNSS को इंस्टॉल किया है। तो इसका सही उत्तर है मानव रचना यूनिवर्सिटी। मानव रचना विश्वविद्यालय ने GNSS यानी कि GPS सिस्टम को इंस्टॉल किया है। ये पूरे दिल्ली NCR का पहला ऐसा विद्यालय बन चुका है। आइए मैं आपको समझाता हूं कुछ GPS के बारे में। भारत के पास जो GPS है उसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको IRNSS बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं नेविक। नेविक बोलते हैं नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका जो मुख्य फोकस है वो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे है, यानी कि भारतीय महाद्वीप पे है। इसके अलावा साथ साथ अमेरिका जो ऑपरेट करता है वो सारे फोन में हमको पता ही है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको GPS बोलते हैं। चाइना के पास है बेइडोउ और रशिया के पास है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम जिसको हम ग्लोनास बोलते हैं। जापान क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम जिसको हम QJSS बोलते हैं, और फ्रांस का भी डेवलपमेंट में है, उसको बोलते हैं डोरिस। सबसे पहले अमेरिका ने GPS लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद कुछ कंट्रीज के अलग अलग कंसर्न्स थे, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। GPS इंस्टॉल किया था मिसाइल्स में भी, हेलीकॉप्टर्स में भी, फाइटर जेट्स में भी और भी बहुत चीजों में, लेकिन
जो इसके और भी देश थे उनकी शंकाएं थी कि अगर हमें युद्ध क्षेत्र में कोई जरूरत पड़े, हो सकता है जीपीएस को स्विच ऑफ किया जा सकता है तो हमारे एयरक्राफ्ट भटक जाएंगे, तो इन देशों ने खुद ही अपना एक नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया। आप एज्यूम करें आप यहाँ अर्थ पे हैं, यहाँ सेंटर पॉइंट पे हैं, अगर आपके पास यहाँ सैटेलाइट्स मल्टीपल लॉन्च होंगी तो आप कहीं ना कहीं उससे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। तो इसी प्रकार से जीपीएस काम करता है। और तो आप इसको याद रखें, सारे नेम इसमें इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं आगे की तरफ। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस न करें। विनोद गनात्रे को बच्चों के सिनेमा यानी कि चिल्ड्रन सिनेमा के लिए उन्होंने काम किया था। ये 7वां नेल्सन मंडेला चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, जिसमें पहले भारतीय यानी फर्स्ट इंडियन को अवार्ड दिया गया है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला एक प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिक नेता और परोपकारी थे। आप इसको अंग्रेजी वर्जन यहाँ पढ़ सकते हैं। रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर थे और ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, मतलब लोगों की मदद करते थे, परोपकारी थे। और एंटी अपार्थाइड मतलब होता है रंग विरोधी क्रांतिकारी, मतलब श्वेत अश्वेत में भेदभाव जो होता था उसके विरोध में काम करते थे। तो ये है विनोद गनात्रे। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड क्रोकोडाइल डेज ऑफ द डॉन 17 जून को मनाया जाता है। इसमें क्रोकोडाइल की कुछ प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनको बचाने के लिए ये दिन बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम प्रतिष्ठित लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इंडियन रेलवे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड दिया गया है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि मोस्ट पॉपुलर पब्लिक सर्विस इवेंट मल्टीपल वेन्यूज, यानी कि एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में अधिकांश लोगों ने भारतीय रिकॉर्ड, मोस्ट पॉपुलर पब्लिक सर्विस इवेंट, इतना आप जान के रखिए। तो उसी के लिए इंडियन रेलवे को यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो आता है उसको अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है प्रेस्टिजियस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। हाल ही में किस शहर ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के निकट नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? हाल ही में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। उसके बगल में जो बहुत ही पुराना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय था जो पूरी दुनिया में जाना जाता था, तो वो जगह है राजगीर। राजगीर बिहार में इसको बनाया गया है। बिहार से आया था कि इसमें गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं। यहाँ पे डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ स्थापित किया गया है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? बॉन, आप जान लीजिए कि बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को पहले आयोजित करते हैं ताकि हम रोड मैप सेट कर पाए सीओपी के लिए, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए। तो यह होने वाला है जो आगे अभी COP 29 होगा, ये उसी के लिए था और ये आयोजित किया गया था जर्मनी में। और COP 29 जो हमारा आयोजित किया जाएगा वो होगा हमारा बाकू, जो कि शहर है, बाकू शहर अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। इसको आप जान के रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP 29 एक बहुत ही निर्णायक समिट होती है जिसमें बहुत सारे फैसले ले जाते हैं कि आगे कैसे काम करना है बहुत सारे देश। अगर आपको याद होगा तो COP जो एक समिट हुई थी 2015 में, वो भारत और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे स्थापित किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें बहुत सारे देश अब तक जुड़ चुके हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा था। इसका उद्देश्य था कि जो कंट्रीज इक्वेटर के आसपास लाई करती हैं, जो ज्यादा सनरेज पूरे सालों साल रिसीव करती हैं, जिनको बहुत ज्यादा धूप मिलती है उन देशों को, उनका यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकें, सोलर एनर्जी का यूज करके विद्युत उत्पादन कर सकें, ताकि हम फोसाइल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, डीजल, इन सब चीजों पे डिपेंडेंस कम कर पाएं। क्लाइमेट चेंज एक रियल परेशानी है। आप देख पा रहे होंगे कि एक्सट्रीम हीट वेव्स है, इंडिया में है, पूरे देश में, दुनिया में है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हम सजग होकर काम करेंगे, जागरूक होकर काम करेंगे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको लिए क्वालिटी वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। ये शहर के बारे में क्वेश्चंस है, मैं बताता हूँ। ये मर्सर 2024 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का कौन शहर सबसे महंगा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब रहने की जो खर्चे आते हैं उसमें सबसे महंगा शहर कौन सा भारत का है? तो वह मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है, लेकिन हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख वर्तमान में सबसे महंगे शहर है। हांगकांग जैसा कि पता है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, चाइना का ही है हिस्सा है ये। सिंगापुर एक शहर, देश दोनों एक ही चीज है। और ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है। ये तीनों बहुत ही महंगे शहर हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा है कि आप सिंपल चीजें खरीदेंगे तो आपको वो 20-25 गुना महंगी मिलेगी। इसके अलावा सबसे जो सस्ता शहर है रहने के लिए वो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लागोस जो नाइजीरिया का शहर है, और है अबूजा जो कि नाइजीरिया की राजधानी है। सब सस्ते शहर में आते हैं। ये फोटो हांगकांग की है, आप देख पा रहे होंगे। और इसको इसलिए मैं ऐड करता रहता हूँ कि आप फोटो से ज्यादा याद कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मनाया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इसका सही उत्तर है 19 जून। हाल ही में किस शहर के महानगरीय निगम ने यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं विकसित करने के लिए विश्व बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो कौन सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और विश्व बैंक ने हाथ मिला के सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करने की सोची है? तो वो है चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या इसको मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिला के सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में काम किया। किस संस्थान ने पूर्वानुमान के लिए बायेसियन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क BCNN मॉडल विकसित किया है? इसको हम बोलते हैं बेसियन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो ये है इसरो, CMFRI, इनक्वाइस और नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर है इनक्वाइस। इनक्वाइस का मतलब होता है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये 1999 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय है तेलंगाना में है। हिंदी में देखें तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आता है। इसका उद्देश्य है कि समुद्र में रिसर्च करना होता है, डीप रिसर्च करना होता है, ताकि समुद्र की लहरों को समझ सकें, पानी की गुणवत्ता को समझ सकें और वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकें, ताकि अगर समुद्र में के नीचे जो भूकंप आते हैं उसी से जो सुनामी होती है उसको पहले हम अर्ली वार्निंग प्रोड्यूस कर पाए। मिशन निश्चय किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है पंजाब द्वारा। मिशन निश्चय एक पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक क्षेत्र है जहां पे ड्रग एब्यूज ज्यादा है, ड्रग के उपयोग ज्यादा है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको एलिमिनेशन के लिए, ताकि ड्रग यूज को वहां से खत्म कर सके, इसके लिए मिशन निश्चय लॉन्च किया था पंजाब पुलिस ने। अगर आपको कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपको, मैं उसको आंसर करूंगा। इसके साथ साथ कोई फीडबैक हो तो उसको मैं उपयोग में लाऊंगा। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे काम कर रहा हूँ। पहली चीज है कि मैं नोट्स पे काम कर रहा हूँ, जो क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स होंगे, एक पेज में होंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवाइज करा देंगे। इसके साथ साथ मैं कुछ नए वीडियोस पे काम करने की सोच रहा हूँ भी, ताकि कुछ टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में करा पाऊँ, खासकर डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं उसको मैं डिटेल में कराऊंगा आपके लिए। और कुछ और चीजें अगर आप वीडियो चाहते हैं, कुछ अलग तरीके से आते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है किसी टॉपिक्स में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो ला सकता हूँ। और अगर आपने सेशन अभी तक देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें। तो आप पढ़ाई पे ध्यान करते रहें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।